हाँ देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में अपन ने द्वि अपवर्तन की घटना को समझा था। द्वि अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बताया था द्वि अपवर्तन डबल रिफ्रैक्शन, और वो विशेष प्रकार के क्रिस्टलों के द्वारा होता है। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल एक होता है, उससे जो प्रकाश गुजरता है तो एक की बजाय दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं, जो कि दोनों ही समतल ध्रुवित होती हैं, लेकिन उनमें कंपन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक किरण सामान्य होती है, जो सामान्य अपवर्तन नियमों का पालन करती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, ओ किरण। और दूसरी किरण सामान्य अपवर्तन नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण। ये मैंने पिछली क्लास में ठीक से पूरी तरह से एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो उस द्वि अपवर्तन की घटना में दो किरणें मिलती है हमें। कितनी? दो। दोनों ही समतल ध्रुवित होती हैं, परंतु उनमें कंपन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी एक में अगर वाई दिशा के अनुदिश कंपन है तो दूसरी में जेड दिशा के होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हमें सिर्फ एक ही किरण चाहिए, दूसरी किरण को एब्जॉर्ब कराना है, तो उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार की युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म क्या है? एक वो युक्ति है जो द्वि अपवर्तन सिद्धांत थ्योरी पर आधारित है, और इसकी सहायता से हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस अपना चल रहा था। पहले मैंने आप लोगों को बताया था 3 विधियां अपन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, प्रकाश के परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया। सेकंड, अपवर्तन के द्वारा। और थर्ड, द्वि अपवर्तन द्वारा। तो थर्ड वाले प्रोसेस का ही हिस्सा है ये। द्वि अपवर्तन का जो हमने प्रोसेस पढ़ा था कि द्वि अपवर्तन की घटना में दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही किरण चाहिए। तो उसको प्रैक्टिकली प्राप्त करने के लिए निकोल प्रिज्म का उपयोग हम करते हैं। तो निकोल प्रिज्म क्या है? कैल्साइट क्रिस्टल का ही एक टुकड़ा होता है। कैल्साइट क्रिस्टल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट का अवयव है। तो कैल्साइट क्रिस्टल जो हमारा है, ये द्वि अपवर्तक है। कैल्साइट क्रिस्टल क्या है? द्वि अपवर्तक, यानी कि प्रकाश का 2 बार अपवर्तन करता है, डबल रिफ्रैक्शन करता है। सामान्य कांच से हम द्वि अपवर्तन नहीं कर सकते, तो कैल्साइट क्रिस्टल द्वि अपवर्तक है। तो निकोल प्रिज्म बनाने के लिए इसको एक विशेष रूप से डिज़ाइन करना होता है। तो कैल्साइट क्रिस्टल का एक ऐसा टुकड़ा लेंगे अपन जिसकी लंबाई चौड़ाई से लगभग 3 गुना हो। चौड़ाई कम होनी चाहिए, लंबाई उसकी लगभग क्या हो, 3 गुना। इस कैल्साइट क्रिस्टल के जो मुख्य परिच्छेद है, ये इसके जो कोण होते हैं वो लगभग 71 डिग्री और 109 डिग्री के होते हैं। आमने सामने के फलकों के टोटल कोणों का योग 180 होता है। तो 71 और 109 के एंगल बनाते हुए मुख्य परिच्छेद के कोण होते हैं। पूरा एक ऐसे है जैसे घनाभ टाइप का ही होता है। ये घनाभ जैसे होता है ना, घनाभ में 90 डिग्री कोण होता है, और इसमें क्या होगा, 71 और 109 डिग्री के कोण होते हैं। तो हमें एक ऐसा क्रिस्टलीय ठोस टुकड़ा लेना है कैल्साइट का, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, 3 गुना हो। अब इसके इधर साइड वाले फलकों को इतना घिसते हैं कि ये कोण कितने रह जाएं, 68 डिग्री और 112 डिग्री। ये कोण कितना है, 112। थोड़ा घिस के 68 और 112 डिग्री के कोण कर लेंगे। फिर से एक बार ध्यान से सुनना, कैसा टुकड़ा लेना है, लंबाई चौड़ाई से क्या होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए। इसके किनारों वाले फलकों को इतना घिसो कि इसके जो मुख्य परिच्छेद के कोण हैं वो कितने रह जाएं, 68 डिग्री और 112 डिग्री। ये 68, 112, टोटल योग 180 इनका है ही। अब क्या करना है इसके बाद, इस क्रिस्टल को विकर्ण वाले सिरे से, विकर्ण समझते हो ना, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला,
तो विकर्ण वाले हिस्से से अनुप्रस्थ रूप से काटना है। अनुप्रस्थ मतलब जैसे ये घनाभ है तो ऊपर से काटना है मोटाई के लंबवत। तो अनुप्रस्थ रूप से इसके 2 टुकड़े करने हैं। अनुप्रस्थ काट से ऊपर से लंबवत ऐसे काट के, जैसे ब्रेड नहीं होता, ब्रेड चौकोर ब्रेड है, उसके विकर्ण वाले सिरे से ऊपर से काट दो। ऊपर से काटते कि नहीं सैंडविच बनाने के लिए, ऐसे ऐसे ऊपर से, ये किसी तरह का क्रिस्टल है तो विकर्ण वाले सिरे से लंबवत काट देना है। तो 2 टुकड़े कर देंगे इसके। फिर इन कटे हुए टुकड़ों को क्या करना, वापस चिपकाना है। काई से? कनाडा बाल्सम सीमेंट आता है एक, जो कैसा होता है, पारदर्शी। कनाडा बाल्सम सीमेंट कैसा होता है? सीमेंट वो नहीं है ये जो मकान बनाने में यूज़ करते हैं। वो ब्लैक सीमेंट जो आता है वो पारदर्शी नहीं होता। वो अगर पारदर्शी होता तो फिर कोई भी मकान में झांक लेता तुम्हारे में, बाहर से चोर झांक लेता है क्या क्या माल है अंदर। तो वो सीमेंट पारदर्शी नहीं है, वो तो अपारदर्शी है, उसमें दीवार में कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन एक विशेष सीमेंट है, बहुत महंगा होता है, अल्प मात्रा में मिलता है। इसलिए ये जो प्रिज्म है, निकॉल प्रिज्म, ये एक महंगी युक्ति है, बहुत महंगा पड़ेगा। यानी ये मेथड जो है बहुत कॉस्टली होता है। तो हमें ये कटे हुए टुकड़े क्या करने हैं, एक पारदर्शी सीमेंट है कनाडा बाल्सम, उसके द्वारा दोनों को वापस यथावत अपनी अपनी जगह पे चिपका दो। पहले दोनों टुकड़ों को काट लिया विकर्ण सिरे से मुख्य परिच्छेद के लंबवत, इसको 2 टुकड़े में कर दिया और फिर कटे हुए टुकड़ों को वापस एज इट इज़ अपनी जगह पर ही बीच में क्या लगा देना, कनाडा बाल्सम पारदर्शी सीमेंट। पारदर्शी मतलब इसमें कांच की तरह आर पार दिखाई देना है, यानी प्रकाश किरण इसमें गमन कर सकती है। अपारदर्शी नहीं है, जैसे कि सामान्य सीमेंट होता है वैसे अपारदर्शी नहीं है ये किरण। तो सीमेंट कनाडा बाल्सम से हमने इसको दोनों टुकड़ों को वापस चिपका दिया। ठीक है, अब ये पूरा ही पारदर्शी है, कैल्साइट तो ऑलरेडी पारदर्शी है ही, और बीच में भी ये। अब ये बीच में हमने क्यों चिपकाया, इसका रीज़न अभी समझ में आ जाएगा। तो ये कनाडा बाल्सम जो सीमेंट होता है, इसका अपवर्तनांक होता है कितना, लगभग वैल्यू है 1.55। ठीक है, और ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है, अब 2 मीडियम हो गए अपने पास, 2 माध्यम हो गए ना, एक तो कैल्साइट क्रिस्टल और दूसरा कौन है, कनाडा बाल्सम। अब ये जो कनाडा बाल्सम सीमेंट है पारदर्शी, इसका अपवर्तनांक कितना, लगभग 1.55। और जो कैल्साइट क्रिस्टल है उसका जो अपवर्तनांक है वो दोनों किरणों के लिए अलग अलग है। ओ किरण के लिए अपवर्तनांक है कैल्साइट क्रिस्टल का, कैल्साइट क्रिस्टल का ओ किरण के लिए अपवर्तनांक लगभग होता है 1.658, लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। और ई किरण के लिए अपवर्तनांक लगभग होता है 1.468। अब कॉमन सेंस समझ में आ गया कि ओ किरण जो है, पहले ओ किरण की बात करें तो ओ किरण के लिए ये जो माध्यम है कैल्साइट, वो किसकी तरह काम करेगा, सघन माध्यम। क्योंकि कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.55 कम है और कैल्साइट का ज़्यादा है, तो ज़्यादा अपवर्तनांक वाला सघन माध्यम और कम अपवर्तनांक वाला क्या हो गया, विरल माध्यम। और ई किरण के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक कितना है, 1.468, और इसका कितना है कनाडा बाल्सम का 1.55, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो ई किरण के लिए विरल माध्यम का काम करता है। ठीक है, तो ई किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल किसका काम करेगा, विरल माध्यम का। और ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल किसका काम करेगा, सघन माध्यम का। मतलब ज़्यादा घनत्व वाला सघन, कम घनत्व वाला विरल। कॉमन सेंस जानते हो पहले से। अब इसका करना क्या, इसके बाद हमने चिपका दिया, उसके बाद इसके ये वाले जो पृष्ठ हैं साइड वाले ए बी और सी डी, इनको ब्लैक पॉलिश कर दो, काला पोत दो बिल्कुल। इसलिए कि अगर कोई किरण इधर आए तो वो बाहर नहीं निकल पाए, बल्कि ब्लैक के अंदर क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। प्रकाश जो होता है वो ब्लैक को पार नहीं कर पाता, तो ब्लैक पॉलिश कर दिया तो इधर से प्रकाश नहीं निकलेगा,
केवल आगे से ही निकलना चाहिए। जो भी प्रकाश किरण निकलेगी वो सिर्फ आगे से निकलेगी। तो ये जो साइड वाले पृष्ठ हैं अपने ए बी और सी डी, इनको क्या कर दिया हमने, ब्लैक, बिल्कुल काला पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब चित्र में देखो ढंग से, ये हमारा अध्रुवित प्रकाश, कौन सा प्रकाश है ये, अध्रुवित प्रकाश है। सभी दिशाओं में विद्युत सदिश कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हैं। जैसे ही ये कैल्साइट क्रिस्टल के पृष्ठ एडी पर आपतित होगा, तो एडी में जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा तो दो किरणों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि द्वि अपवर्तन की घटना होगी। जैसे मैंने पहले बताया, एक प्रकाश किरण दो प्रकाश किरणों में डिवाइड हो जाएगी। एक ओ किरण जो मैंने दिखा रखी है वाइट चौक से, और एक ई किरण जो येलो चौक से मैंने चित्र में दिखाई हुई है। इसके कंपन लंबवत वाई दिशा में और इसके कंपन लंबवत जेड दिशा में। पहले भी मैंने बता चुका हूँ तुमको कि ओ किरण और ई किरण में विद्युत सदिश कंपन एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक के वाई दिशा में हैं तो दूसरे के जेड दिशा में होंगे। ठीक है, अब ओ किरण इधर पहुंची, ई किरण इधर। अब मैंने जैसे अभी बताया, ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कितना, 1.658, और कनाडा बाल्सम का कितना है, 1.55। तो इन दोनों की जब तुलना करते हैं तो ज़्यादा कौन है, कैल्साइट क्रिस्टल, और ये कम। तो कैल्साइट क्रिस्टल सघन माध्यम का काम करेगा, यानी कि ओ किरण सघन से चलते हुए विरल के पृष्ठ पर आपतित होती है। और रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पढ़ा था कि नहीं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या शर्त होती थी इसकी, पिछले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा है डिटेल से। क्या शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक। तो ये जो प्रकाश किरण ओ किरण है वो सघन में चलते हुए विरल के पृष्ठ पे आपतित हो रही है, और इसका जो आपतन कोण है ये वो क्रांतिक कोण से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ओ किरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्या हो गया इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ये पार नहीं जाएगी, कनाडा बाल्सम में प्रवेश नहीं करेगी और परावर्तित होकर इधर आ गई। इधर हमने क्या किया है, ब्लैक पॉलिश कर रखा है, तो ब्लैक के द्वारा वो प्रकाश क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि ओ और ई किरणों में से ओ किरण का खात्मा हो गया, खत्म हो गई, नहीं निकलेगी पार, तो ओ किरण अपने को प्राप्त नहीं होगी। अब दूसरी जो ई किरण है, जो येलो चौक से मैंने दिखा रखी है, इसका अपवर्तनांक कितना, 1.468, और अपवर्तनांक कनाडा बाल्सम का 1.55। तो ई किरण के लिए ये कैल्साइट क्रिस्टल का ही काम करेगा, विरल का, और कनाडा बाल्सम सघन का। तो ये आसानी से इसमें प्रवेश करते हुए कनाडा बाल्सम से निकलते हुए सीधे पार निकल जाएगी, यानी निकोल प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी, जो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश किरण के रूप में प्राप्त हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया दोनों ही किरणें समतल ध्रुवित हैं, लेकिन हमें एक ही चाहिए, तो एक मिल गई ई किरण के रूप में जो पार निकल गई। इसमें विद्युत सदिश कंपन संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में है। तो ई किरण टोटली रूप से क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश किरण। ओ किरण को हमने एब्जॉर्ब करा दिया, तो वो ब्लैक पॉलिश में अवशोषित हो गई, और हमें केवल क्या मिली, ई किरण मिल गई। तो इस तरह हम निकोल प्रिज्म की सहायता से क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक समतल ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका पूरा मैकेनिज्म तुमको समझ में आ गया। कनाडा बाल्सम हमने इसीलिए लगाया ताकि माध्यम चेंज हो जाए, विरल सघन की स्थितियां पैदा हो जाए, ताकि ओ किरण क्या हो जाए, अवशोषित, और ई किरण क्या निकल जाए, हमारी आर पार निकल जाए। तो ये ई किरण हमारी पार निकल गई, और ओ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके इसके ब्लैक पृष्ठों के द्वारा क्या हो गया, अवशोषण हो गया। तो ये अवशोषित हो गई और ई किरण हमारी बाहर निकल गई। तो ये निकोल प्रिज्म के द्वारा हमने क्या प्राप्त कर लिया, एक समतल ध्रुवित प्रकाश किरण को प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया। पहला मेथड कौन सा हो गया, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा हमने समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया। दूसरा मेथड अपवर्तन के द्वारा प्राप्त किया,
और थर्ड मेथड द्विअपवर्तन के द्वारा निकोल प्रिज्म जैसी युक्ति का इस्तेमाल करके समतल ध्रुवित